नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। खाड़ी में एक बार फिर से महायुद्ध की आहट तेज हो गई है और आईआरजीसी की खुफिया रिपोर्ट जो सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। आईआरजीसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ईरान ने अपने घातक मिसाइलों को फिर से रीलोड कर लिया है। अब दावा यह है कि अगले शनिवार की रात ईरान इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को एक साथ दहलाने का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। अमेरिका में हलचल के बीच में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद के अध्यक्ष गालिबाफ खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने दोबारा हिमाकत की तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ईरान इस बार अमेरिका को ऐसी चोट देने की फिराक में है जिससे वो दोबारा आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके। समझिए, ये चोट सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि सीधे सुपर पावर अमेरिका को पहुंचाने की तैयारी है। और सिर्फ मिसाइल ही नहीं, डिजिटल मोर्चे पर भी तनाव बढ़ता नजर आता है। ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं कि साइबर जगत में हलचल तेज हो गई है और बुनियादी ढांचे जैसे गैस सिस्टम पर सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। जहां अमेरिका और इजराइल अपनी रक्षात्मक रणनीतियों को मजबूत कर रहे हैं, वहीं ईरान की ओर से भी युद्ध की तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं। क्या कूटनीति के जरिए इस संकट को हमेशा के लिए टाला जा सकेगा, या शनिवार की ये चेतावनी फिर से जंग शुरू होने वाली है, अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। बताएंगे इस पूरी खबर की एबीसीडी। और ईरान आखिर किस तरह से इतने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। आखिर कौन सी वो बड़ी अदृश्य ताकतें हैं, कौन से वो नाम हैं जो ईरान को समर्थन और सपोर्ट कर रहे हैं, बताएंगे आपको आगे विस्तार से। खाड़ी के समंदर से उठी बारूदी चिंगारी क्या अगले शनिवार को दुनिया के सबसे बड़े महायुद्ध में बदलने वाली है? क्या ईरान ने वो खतरनाक बटन दबाने की तैयारी कर ली जिसके बाद मिडिल ईस्ट का भूगोल हमेशा के लिए बदल जाना है? जी हां, पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस की दीवारें इस वक्त कांप रही हैं। इस पूरे तनाव के केंद्र में है आईआरजीसी, यानी ईरान की खुफिया और सैन्य विंग की वो टॉप सीक्रेट रिपोर्ट जो लीक हो चुकी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले संघर्षों के बाद ईरान ने शांति जो बैठकों का जिक्र किया जा रहा था वो अब सिरे से नकार दिया है। या ये कहा जाए कि ईरान ने शांत बैठने के बजाय अब चुपचाप अपने मिसाइल भंडार के 70% से ज्यादा हिस्से को पूरी तरह से ऑपरेशनल मोड में डाल दिया है। अब अमेरिका और इजराइल निशाने पर हैं। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसीज की सांसें अटक गई हैं इसी वजह से। जब सैटेलाइट तस्वीरों में इन मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम को लॉक मोड पर पेश किया गया, खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान की आईआरजीसी ने ऐसी तैयारी की जिससे अमेरिका इजराइल का बच पाना अब मुश्किल लग रहा है। आईआरजीसी की खुफिया रिपोर्ट आखिर क्या कहती है, आइए वो आपको बताते हैं। दरअसल आईआरजीसी को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है वो जान लीजिए। दरअसल अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की हत्या के लिए 50 मिलियन यूरो इनाम का प्रस्ताव संसद में लाया जा सकता है। आईआरजीसी की खुफिया रिपोर्ट एक तरह से जो सामने आई है। अब इतना ही नहीं, अगले शनिवार को अमेरिका इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला भी हो सकता है, ऐसी भी तैयारी की जा रही है। अब इजराइल पर हमले के लिए मिसाइल और ड्रोन हमलों की भी एक तरह से बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। अमेरिका में आईआरजीसी का खतरनाक आतंकी स्लीपर सेल एक्टिव हो चुका है और ये बड़ी चिंता की बात है। आतंकी फाइनेंसर कमाल उद्दीन नबीजादा ने करोड़ों रुपए की मदद ईरान को भेजी है। अमेरिका के अंदर बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए फंडिंग की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि जो आतंकी है नबीजादा की पत्नी और उसके बेटों के पास में ग्रीन कार्ड है अमेरिका का, ये दावा किया जा रहा है। अमेरिकी नागरिकता और ग्रीन कार्ड होने से सुरक्षा एजेंसियां अक्सर चकमा खा जाती हैं और इसका फायदा अब ये आतंकी उठा सकते हैं। स्लीपर सेल्स आईआरजीसी के एक्टिव हो चुके हैं और आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने की तैयारी भी एक तरह से की जा रही है। ईरान इस बार किसी छोटे हमले की फिराक में नहीं है। वो अमेरिका को ऐसा गहरा घाव देना चाहता है जिसके बाद अमेरिकी फौज दोबारा खाड़ी की तरफ देखने की हिम्मत ना कर सके। अमेरिकी सैन्य बेयरिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद अमेरिकी नेवी शिप्स और कतर बहरीन में बने अमेरिकी एयरबेस सीधे ईरान की जद में है।
दुनिया हैरान थी जब डोनाल्ड ट्रंप चीन के मोर्चे से सीधे वॉशिंगटन लौटे, लेकिन ट्रंप के लौटते ही ईरान के तेवर बेहद आक्रामक हो गए। अब समझिए, अमेरिकी सैन्य बियरिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद जो तमाम अमेरिकी नेवी शिप्स हैं या कतर बहरीन में जो अमेरिका के एयर बेसेस बने हैं वो सीधे ईरान की जद में हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। दुनिया हैरान थी जब डोनाल्ड ट्रंप गए चीन और चीन के मोर्चे से वो सीधे जब वॉशिंगटन लौटे, लेकिन ट्रंप के लौटते ही ईरान के तेवर बेहद आक्रामक हो गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान की जो संसद है, संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ, वो सीधे सीधे अब डोनाल्ड ट्रंप को टैग कर रखे हैं, चेतावनी जारी कर रखे हैं। और ये धमकियां यूं ही नहीं है, ये धमकियां IRGC की लीक खुफिया रिपोर्ट पर मुहर लगा रही है। ईरान फिर से जंग के लिए फुल फॉर्म में तैयार है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा धमकी दी है और इस धमकी में क्या कहा गया है, आइए वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल अब बाकायदा सीधे निशाने पर है डोनाल्ड ट्रंप। शुरू होगा जंग का नया राउंड, ये दावा किया जा रहा है। ईरान के अमेरिकी और इजरायली जो यहाँ की सरकारें हैं उन्हें सीधे सीधे चेतावनी है। अमेरिका इजराइल की सेना को सीधे सीधे चेतावनी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची वो बयान दे रहे हैं, पिछली जंग से दुश्मनों ने कुछ सीखा नहीं है शायद। अराक्ची की धमकी है और वो कह रहे हैं कि अगर दोबारा हमला हुआ तो यूएस इजराइल की हार पूरी तरह से तय है। सिर्फ अब्बास अराक्ची नहीं बल्कि ईरानी संसद के जो स्पीकर हैं गालिबाफ, वो भी अमेरिका को सीधे धमकी दे रहे हैं। अमेरिका पर ये जंग की सनक भारी पड़ेगी, गालिबाफ कहते हैं। गालिबाफ यहां तक कह रहे हैं कि युद्ध का अब बोझ उठाने की स्थिति में यूएस इकोनॉमी नहीं है, भले कितना शेर बनने की कोशिश क्यों ना की जाए। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं है, अमेरिका के भीतर घुसकर ईरानी साइबर हैकर्स ने तबाही की पहली लहर छेड़ दी। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI और साइबर सुरक्षा टीमों के पैर तब उखड़ गए जब अमेरिका के कई राज्यों में गैस स्टेशंस के फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम अचानक से फ्रीज हो गए। समझिए, एक ऐसी सुपर पावर जो दुनिया में हमेशा अपने आप को सबसे मजबूत, सबसे हाईली सिक्योर्ड मानता है, उस देश में कई राज्यों में गैस स्टेशन के फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम अचानक से फ्रीज हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर जब जांच होती है तो शक की सुई सीधे जाती है ईरान समर्थित हैकर ग्रुप हंडाला और साइबर एवेंजर्स पर। अब अमेरिका पर साइबर अगर हमले शुरू होते हैं तो उसके संकेत कैसे मिल रहे हैं वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल अमेरिका का ये जो पूरा अभी जो परिस्थितियां नजर आती हैं, अमेरिका के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के साइबर हमले शुरू हुए हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। ईरानी हैकर्स पर निशाना है, ईरानी हैकर्स पर अमेरिकी गैस सिस्टम हैक करने की आशंका जताई जा रही है। अब दावा यह किया जा रहा है कि IRGC लिंक्ड नेटवर्क अमेरिका में एक्टिव है और साइबर हमलों को अंजाम दे रहा है। इतना ही नहीं, फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम में तो सेंध भी लगा दी और फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम में सेंध से बड़ा हादसा संभव है। कई राज्यों के फ्यूल टैंक का डेटा और रीडिंग से छेड़छाड़ का आरोप अचानक से सामने आया। आपको यह भी बताते चले, 2021 के IRGC दस्तावेजों में ATG सिस्टम बेसिकली टारगेट थे और वही पैटर्न अब एक तरह से यहां पर नजर आ रहा है। पेंटागन के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगले शनिवार को होने वाले संभावित मिलिट्री अटैक से ठीक पहले ईरान अमेरिका के पूरे गैस और एनर्जी सप्लाई चेन को हैक कर सकता है और ठप कर सकता है। और मान लीजिए अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका के भीतर गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे, बिजली गुल हो जाएगी, देश के भीतर ही एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। जंग के लिए ईरान किस तरह से तैयारी कर रहा है ये भी जरा समझिए। सिर्फ हथियार नहीं बल्कि अलग अलग रणनीतियों के माध्यम से आपको बताते हैं कैसे। अब ईरान ने दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में अपने सभी फाइटर जेट्स भेज दिए। कुछ दिन पहले तस्वीर भी सामने आई थी पाकिस्तान की तरफ से। अब यूएस इजराइल के हवाई हमलों से
बचने के लिए, उन्हें बचाने के लिए ये फाइटर जेट्स एक तरह से पाकिस्तान के एयर बेसिस पर भेजे गए, अफगानिस्तान के एयर बेसिस पर खड़े हैं। ईरान ने एक बार फिर बंकरों में अपने तमाम जो हथियार हैं उन्हें सुरक्षित करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर कोई सरप्राइज हवाई हमला होता है तो पहले तो उससे बचाव किया जा सके और उसके लिए एक तरह से तैयार किया जा सके। आप समझिए, हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए पूरा सेटअप ईरान तैयार कर रहा है। हॉर्मुज में ईरान ने अपनी डॉल्फिन नाम की 16 छोटी पनडुब्बियां तक उतार दी। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका को किसी भी हालत में ईरान सफल नहीं होने देना चाहता। अब जब सीज फायर हुआ तो सीज फायर के दौरान भी ईरान ने एक तरह से तमाम तैयारियां की और दावा किया जा रहा है कि अब ईरान ने अपने करीब 70% हथियार इस सीज फायर के दौरान वापस पा लिए हैं। बड़ी तैयारी की, बड़ी रणनीति की। अब सीज फायर के दौरान चीन और रूस से भी कई हथियार मंगवाए, कई टेक्नोलॉजीज मंगवाई, कई अलग अलग उपकरण भी मंगवाए गए हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने बाकायदा उसका जो रडार सिस्टम था वो भी पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया। बहुत जल्दी ये कहा जाए कि इस पर काम किया गया है। ईंधन का भंडार अब ईरान ने अपना इकट्ठा करना शुरू किया। लंबे युद्ध के लिए ईरान की जो तैयारियां थीं, अब उसे पूर्ण रूप देने की कोशिश कर रहा है। ईरान कह रहा है कि अगर लंबे युद्ध की स्थिति बनी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। शायद यही वजह है कि चाहे बात गालिबाफ हो या फिर अब्बास अराक्ची, वो कह रहे हैं कि अमेरिका लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। समझिए, मामला बेहद गंभीर है। अगले शनिवार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पेंटागन की दीवारें हिल चुकी हैं, व्हाइट हाउस अलर्ट पर है और तेहरान में मिसाइलें लॉन्च होने का इंतजार कर रही हैं। ईरान की IRGC की जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई, अगर वो 100% सच साबित होती है तो आने वाला शनिवार मानव इतिहास का सबसे काला शनिवार बन सकता है। ये जरूर फिलहाल कहा जा सकता है। आखिर ये कितना गंभीर है, आने वाले वक्त को लेकर क्या तस्वीर बन सकती है, करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल SK मालिक जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदिंदु जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार इमरान खोखर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और USA भू राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कौल भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक सहाय जी, आपसे शुरुआत करते हुए, IRGC की खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट लीक हुई है, कई बड़ी बातें कही गई हैं और आने वाले शनिवार को लेकर बड़ी रणनीतियों की बात कही जा रही है। तो क्या समझा जाए, क्या काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है? नाना जी नमस्कार, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। ये IRGC की जो रिपोर्ट लीक हुई है, इसके साथ साथ ये न्यूयॉर्क टाइम्स में US की इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी लीक हुई है और उसमें यह कहा गया है कि ईरान की तैयारी काफी तेजी से बढ़ गई है और क्या क्या हुआ है उसमें रिपोर्ट्स में बड़े डिटेल्स में लिखे गए हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी जो 33 जगह उनके मिसाइल साइट थे समुद्र तट के पास में, उसमें से 30 मिसाइल साइट्स उनके ऑलरेडी रीएक्टिवेट हो चुके हैं। इसके अलावा उनका जो जितना भी प्री वॉर पीरियड का जितना भी मिसाइल्स एंड साइट्स थे, उसमें से 70% फिर से एक्टिवेट हो चुका है। तो स्टॉक पाइल भी जिनका माना जाता है कि ऑलमोस्ट प्री वॉर सिचुएशन तक आने वाला है। सिर्फ यही नहीं, एक ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ईरान जो है वो शायद डर्टी बॉम्ब बनाने की तरफ है या बना चुका है, क्योंकि ईरान बार बार अपनी धमकी में ये इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि वो इस बार वो एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेगा जो पूरा विश्व इससे चौंक जाएगा और अमेरिका को बहुत ही भयानक चोट इससे लगेगी। तो वो कौन सा हथियार हो सकता है? क्या वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी एक प्री वॉर टाइम में एक टेस्टिंग की खबर आई थी, क्या उसने ये डेवलप किया है या क्या उसने डर्टी बॉम्ब डेवलप किया है? तो इन सब हालातों से ऐसा ही लगता है कि ईरान पूरी तरह से तैयार हो चुका है और चीन का जो दौरा हुआ है ट्रंप का, उसके बाद से ईरान का हौसला थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। यह इस बात को इंगित करता है कि चीन में अमेरिका को, ट्रंप साहब को कोई खास सफलता नहीं मिली है। किसी भी इशू पर चीन ने कमिट नहीं किया है। आप देखिए, एयरफोर्स वन में जब अमेरिका से वहां से वापस लौट रहे थे ट्रंप साहब, तो उस समय जब प्रेस रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि क्या अब आप ऑल आउट वार की बात सोच रहे हैं, तो उसके जवाब में ट्रंप साहब ने कहा कि आई मे हैव टू क्लीन ए लिटिल फ्यू थिंग्स लेफ्ट, थोड़ी बहुत कोई चीजें हैं जिसको क्लीन करना जरूरी है। वो ऑल आउट वार की बात उन्होंने नहीं कही जो पहले हमेशा वो करते रहे हैं। तो ट्रंप के तेवर बदले हुए लग रहे हैं चीन से आने के बाद।
और उनसे एक और बात पूछी गई कि आपने क्या चीन से प्रपोजल दिया ईरान के बारे में, कुछ आपने बातचीत की, कुछ कंसेशंस की बात? तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं कंडीशंस कुछ भी लगाना नहीं चाहता हूं, कंसेशन नहीं मांगना चाहता हूं चीन से, क्योंकि अगर मैं कंसेशन मांगूंगा तो मुझे कहीं और कंसेशन देना पड़ेगा। उनका इशारा ताइवान की तरफ था। तो ये बात पक्की हो गई है कि अब वहां उनकी दाल गली नहीं है, इनको जो करना है खुद करना है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इस पे चीन का जो एक बयान आया है, कोई फाइनल कमिटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन बड़ा एक ब्रॉड वन लाइनर उन्होंने बोला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कि हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दिया जाना चाहिए सबके लिए, और मैं इसमें हम मदद करने को इसमें तैयार हैं। लेकिन क्या वो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के फेवर में है, ये बात बिल्कुल चीन ने नहीं कही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप खाली हाथ लौटे हैं। बातें अभी कभी काफी फ्लूइड है। ईरान अपने तरफ से आक्रमण नहीं करेगा, तैयारी उसकी हो रही है, धमकाएगा वो, अपने तरफ से वो आक्रमण नहीं करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है नाना जी। लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि शायद इजराइल और अमेरिका सरप्राइज अटैक कर सकता है। ऑल्दो चीन के दौरे के बाद से अमेरिका की तरफ से सिचुएशन थोड़ी अलग है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में भले ही ईरान ये कहा जाए कि डायरेक्ट वॉर, हमले, गोला बारूद, मिसाइल भले ना दागे, लेकिन ये कहा जाए कि इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष तौर से एक बड़ी जंग या बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। मैं धीरज कौल जी से समझना चाह रही हूँ एक बार। धीरज जी, खबर आई कि यूएस में कई प्रांतों में, कई हिस्सों में जो फ्यूल स्टेशंस हैं वो हैक हुए, उनके डेटा को लेकर फ्रीज हो गए, कई बड़ी ऐसी बातें सामने आ रही थी और उसको लेकर बड़ी हलचल है। दावा ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आईआरजीसी के ही कनेक्टेड जो हैकर्स ग्रुप हैं वो इस तरह से इसको अंजाम दे रहे हैं। तो ये क्या अप्रत्यक्ष तरह से वॉर नजर आ रही है आपको? और देखिए, हैकिंग और अटैकिंग आर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट न्यू। पहले भी जो साइबर अटैक्स थे रशिया से काफी आते थे, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से राउट होके आते थे। ये दिस इज नॉट न्यू टू अस। ये गैस इंफ्रा पे जो भी इन्होंने गैस स्टेशन का फ्रीज किया है, इट इज टू ऐड द पेन। देखिए, आज की डेट में अगर आप अपना आप इमेजिन करके देखिए कि जो गैस हमारा, अभी मैं कैलिफोर्निया में हूँ, $6 से ऊपर इस टाइम प्रति गैलन है। अगर आप $4, $4.25 में पहले भराते थे 3-4-5 महीने पहले, तो 50% ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। तो वो वैसे ही पेनफुल है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मशीन फ्रीज हो जाए तो ये डबल अटैक है एक तरीके का आपकी इकोनॉमी पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ये मुझे लगता है एक संकेतिक, ऑब्वियसली इसको फिक्स कर दिया जा चुका है ऑलरेडी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और बहुत जल्दी हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, पर ये एक सिंबलिज्म है कि हम आपकी ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आपको हम पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ये सिंबलिज्म है। लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ा उस समिट की तरफ ले जाना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस समिट के अंदर जो मेन मुद्दे, चाइना का लेजर फोकस, देखिए मैं रिपीट किए बगैर आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाहूंगा। जैसे अभी हम पेन फील कर रहे हैं ना हॉर्मुज के थ्रू, 20% वर्ल्ड की एनर्जी वहां से आती है। साउथ ईस्ट एशिया की आप 70% पकड़ लीजिए, साउथ कोरिया, चाइना की पकड़ लीजिए, अफ्रीकन कई देशों का बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना की सिर्फ 15% वहां से आती है। लेकिन जो ईरान एक्सपोर्ट कर रहा है एनर्जी, ऑफिशियली अगर नंबर्स पे जाएं चाइना को, तो 80% ऑफ द एंटायर एक्सपोर्ट ऑफ ईरान गोज टू चाइना। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ल्ड में अगर आप 50,000 फीट लुक देखें, एनर्जी तो है ही एक क्रिटिकल चोक पॉइंट, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट जो है वो है चिप्स। और जो चिप्स का आप समझ लीजिए गल्फ है, वो है ताइवान इस टाइम। और ताइवान की जो कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर, वो 80% चिप्स बनाती है एडवांस्ड, एनवीडिया के लिए, इंटेल के लिए, एएमडी के लिए, आप उठा लीजिए। तो इसका जो सेंटर है वो ताइवान बेस्ड है। आज भी टीएसएमसी की जो फैक्ट्रीज ग्लोबली हैं, उसका 30% ताइवान से डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो रहा है। ताइवान एज अ कंट्री, ओवरऑल टीएसएमसी 80% बनाती है वर्ल्ड का। तो आज अगर आप ताइवान को चोक करेंगे तो वर्ल्ड में, अभी तो आप पेन देख रहे हैं, पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आप मेरे से अभी बात कर रही हैं, मैं लैपटॉप पे हूँ, फोन पे हैं, इसमें 2 क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं। एक है रेयर अर्थ एलिमेंट से बने हुए
जिसको हम मैग्नेट्स बोलते हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट, वो बहुत स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हाई हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं। और उन मैग्नेट्स आज की डेट में चाइना के पास रेयर अर्थ जो एक लाइट है और जो हैवी है, हैवी सबसे ज्यादा वहां पाए जाते हैं। और उसकी जो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है, एक तो रेयर अर्थ का 94% चाइना के हाथ में है इस टाइम, पूरा रिसोर्स अगर आप उठाएं, उसकी रिफाइनिंग की कैपेबिलिटी 93% चाइना के पास है। 88% जो हमारे रेयर अर्थ के जो मैग्नेट्स निकल के आते हैं, जो कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगते हैं, गाड़ी से लेके मिसाइल से लेके हर वो सब चाइना से आ रहे हैं। मैं मिसाइल क्यों बोला? क्योंकि हमारे जो स्टॉक पाइल्स अमेरिका में हैं वो तकरीबन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली 30 से 50% डिप्रिशिएट हो गए हैं आफ्टर दिस वॉर। तो हमें रिप्लेनिश करने के लिए वो रेयर अर्थ के मैग्नेट्स चाहिए ही चाहिए। साथ में हमें चाहिए सेमीकंडक्टर चिप्स जो ताइवान से आ रही हैं। चाइना क्या देख रहा है? चाइना देख रहा है आज से 10 साल बाद की सिचुएशन। उसके पास रेयर अर्थ का चोक पॉइंट है ऑलरेडी, हमारे साथ उसने ट्राई कर लिया और हमें बैकफुट पे आने पड़ा। दूसरा, वो लेना चाह रहा है सेमीकंडक्टर चिप्स। और अगर चाइना के पास सेमीकंडक्टर चिप्स का भी चोक पॉइंट आ गया, वर्ल्ड का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स उसके हाथ के कंट्रोल में आ जाएगा। एनर्जी का रिसोर्स रशिया के पास है। मेरी 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको एक ग्लोबल पिक्चर दिखा रहा हूं जो आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद लोगों को क्लियरली दिखने लगेगी, क्योंकि हम एनालिटिक्स में हैं तो हमें देखनी पड़ती हैं चीजें। एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन जो चाइना ने आज की डेट में कर रखा है, दुनिया में किसी देश ने नहीं किया। जितना रिजर्व चाइना के पास इस टाइम ऑयल का है, ऑफिशियली नंबर 320 दिन का है, और कई रिपोर्ट्स के माने तो वो तकरीबन 1 साल को क्रॉस कर चुके हैं आज से 1.5 साल पहले। मतलब 500 दिन का अप्रोक्सीमेटली मान रहे हैं। जो आर्मी रिजर्व्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100-150 दिन का उनका अलग ही पड़ा हुआ है। तो अगर दोनों को ऐड करिए तो 500 दिन का उनका एनर्जी रिजर्व है, और चाइना से डायरेक्ट लाइन है, नंबर 1। तो कहीं ना कहीं एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ चाइना डेफिनेटली बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर उसने पूरा अपना पकड़ बैठा रखा है। और अगर वो ताइवान की तरफ एग्रेशन दिखाएगा, जो शी जिनपिंग की लास्ट ईयर की स्टेटमेंट आप देखिए, उसने बोला हम पीसफुली इंटीग्रेट करना चाहेंगे ताइवान को मदरलैंड में, लेकिन अगर नहीं माना तो हम फोर्स भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए बार बार अमेरिका के सामने शी जिनपिंग ने 1 पॉइंट एजेंडा जो रखा, सबसे इंपॉर्टेंट ताइवान। हम लोग ताइवान को अपना मानते हैं, हमें आपसे कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और ट्रंप ने क्या किया, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया ऑफिशियली कि हम इसमें बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते ताइवान इस टाइम स्लिप हो जाए। और जो आसार इस टाइम दुनिया में दिख रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। अगर ताइवान की तरफ मैडम ये चीज बढ़ी, दुनिया को डिप्रेशन में जाने से कोई नहीं रोक मुझे सकेगा। लग रहा है ताइवान को लेकर तो फिलहाल अब अमेरिका भी थोड़ा शांत हो गया ना, क्योंकि चीन और इनके बीच में डील हुई। फिलहाल ये मिसनोमर है, शांत हो गया। अच्छा। क्योंकि शांत समुंदर ऊपर से आपको दिख रहा है, अंडरग्राउंड बहुत बड़ी टर्बुलेंस है। हमारी मार्केट्स अगर आप कल की देखें, 5% सारे सेमीकंडक्टर चिप्स ड्रॉप हो चुके हैं। और ट्रंप की चुप्पी के अंदर एक तरीके का रेजिस्टेंस था, उसको आप वीकनेस मत लीजिए। चीजें हीट अप होंगी ताइवान में, और चाइना की तरफ भी हीट अप होंगी। और मुझे ऑनेस्टली आई एम वेरी वेरी वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसको अगर चोक पॉइंट चाइना ने यूज किया, जो आप पेन अभी फील कर रही है एनर्जी से, इससे कहीं ज्यादा पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और गंभीर हो सकती है। लेकिन शरदेंदु जी, अब जिस तरह से अभी हम देख रहे थे, खासतौर से कई रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि अमेरिका जितनी उम्मीदों के साथ में गया उतनी उम्मीदों के साथ में लौटा नहीं। और दूसरी तरफ, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वापस आए तो ईरान ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया। अब देखिए ना, चाहे बात गालिबाफ हो या फिर अब्बास अराक्ची, वो जो टोन है, वो जो एक्सेंट है, वो जो धमकी है, और ये जो IRGC की रिपोर्ट है, ये दावा किया जा रहा है कि बड़ी तैयारी की जा रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि आखिर इस तैयारी के पीछे वो क्या समझ रहे हैं कि अमेरिका पहले के मुकाबले कमजोर हो गया, या फिर कई और ऐसी इनविजिबल या कुछ ऐसी सो कॉल्ड विजिबल ताकतें हैं जो ईरान को बूस्ट अप कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि अमेरिका ने इसको, जो चाइना विजिट हुई है, इसमें पूरी तरीके से उनको मुंह की खानी पड़ी है। जब जिस तरीके से वो प्लेन से डोनाल्ड ट्रंप उतर रहे थे, और जिस तरीके से उनका वहां पे रिसेप्शन हुआ, और जिस तरीके से मीटिंग प्रोग्रेस हुई, कोई भी इशू और किसी पे भी ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे टैरिफ हो, चाहे रेयर अर्थ मिनरल हो, चाहे ताइवान हो, कोई से भी इश्यूज पे एक सहमति नहीं बन पाई, और आप एक तरीके से आपको वापस आना पड़ा।
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट का जाता है चाइना और कोई डील था, इतना बड़ा डेलीगेशन, इतना बड़ा आपका तमाम सीईओज गए थे, लेकिन रिजल्ट निकला सिफर। तो एक तरीके की खिसियाट है, और साथ में उन्होंने जो डिस्गस्टेड जो लुक दिया, जो जितने उनके जो मोमेंटो थे, जो उनके लोकल कम्युनिकेशन के उनको डिवाइस, सब उन्होंने डस्टबिन में वहां डाला, और कोई भी ऐसा चीज लेके नहीं आए जिससे कि उनको ट्रैकिंग हो सके, या तमाम सिक्योरिटी इश्यूज थे। तो एक तरीके का जेस्चर जो था, आप उसको इंटरप्रेट किसी भी तरीके से कर ले, लेकिन मेरा मानना है कि ये विजिट बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं रही। और जिनपिंग ने जिस तरीके से अपना बर्ताव रखा, वो एक बड़े रिजर्व तरीके से थे, क्योंकि देखिए दोनों में बुनियादी डिफरेंस है, अमेरिका और चाइना में। इन बुनियादी डिफरेंस को एक विजिट, वो भी अपने मतलब के लिए की गई विजिट, जिसमें आप अपने तमाम सीईओज को लेके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के, और बिजनेस डील करने जा रहे हैं, लेकिन निकला क्या, सिफर निकला। आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी चाइना किस एक्सटेंट तक लेगा, ये भी अभी क्लियर नहीं। अगर लेगा भी तो किस कॉस्ट पे लेगा। अल्टीमेटली उसने आपको ताइवान पे साइलेंट रहने के लिए मजबूर कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए जब आप पिछड़ते हैं किसी चीज में, चाहे डिप्लोमेसी में, चाहे किसी भी बायलैटरल रिलेशन में, तो आंखें दुनिया दिखाना शुरू कर देती हैं, और ईरान के आज के डेट में बढ़ते हुए कदम है, मोराल बढ़ा हुआ। और ये जो सीज फायर का समय था, उसका ईरान ने इस्तेमाल किया है, अपने को रीजेन्युएट किया है, रीबिल्डअप किया है, रीऑर्गेनाइज किया है, तमाम मिसाइल साइट को ठीक किया है, तमाम अपने एसेट की सुरक्षा बढ़ाई है। और आपने देखा कि अपने फाइटर जेट तक आपने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे उतार दिए, उनके अपने सुरक्षा के लिए। तो इस लेवल का प्रिपरेटर, साथ में जो चाइना और रशिया का सपोर्ट है, अगर उनको सपोर्ट मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आईआरजीसी की पकड़ एक बार फिर से ईरान पे बहुत मजबूत हुई है। यहीं पे ईरान की जो डिप्लोमेसी है वो फेल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आईआरजीसी का डिक्टेशन पूरा वस्तु स्थिति में ईरान पे लागू कर रहा है आईआरजीसी। और आईआरजीसी किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, चाहे वहां के लैंडिंग मिसाइल हो, चाहे उनके स्पीड बोट हो, चाहे उनकी जो शॉर्ट वाली पनडुब्बियां हैं उसका इस्तेमाल हो, इन सब का उसने बखूबी से संरचना कर रखी है। और आप जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात करते हैं, तो अमेरिका ने तो इंटरनेशनल वाटर में ब्लॉकेड लगा रखा है, उसका क्या जायज है? वो भी एक एक्ट ऑफ वॉर है। तो वो वॉर आपने सीज फायर जरूर किया, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनी जिससे कि आप वार्ता टेबल पे जाए। लेकिन अगर आप पूरे इश्यूज को 3-4 भागों में बांट के देखेंगे तो आपको वस्तु स्थिति समझ में आएगी। जहां तक मिलिट्री प्लानिंग का सवाल है, सेंटकॉम की प्लानिंग में कोई कमी नहीं। 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर, तमाम जंगी बेड़े, तमाम तरीके के 84 एयरफोर्स डिवीजन, तमाम एम्फीबियस फोर्स, और इवन ग्राउंड ऑपरेशन की वो तैयारी कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने एनरिच यूरेनियम को लेकर आना, उसके भी रिहर्सल चल रहे हैं। एक सरप्राइज अटैक किया जा सकता है। लेकिन आईआरजीसी ने देखिए जिस तरीके से अपने को रीस्ट्रक्चर करके अपनी सिक्योरिटी बढ़ाया और तमाम तरीके से डिसेंट्रलाइज फोर्सेस की, वो भी अपने आप में खूबी। तो जंग की तैयारी दोनों ने पूरी तरीके से कर रखी है। लेकिन आज की डेट में डिप्लोमेसी आज की डेट में चल रही है। अब्बास अराक्ची देखिए हर से बात कर रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, रशिया हो, इंडिया भी आए थे, उन्होंने बात करके गए। और अमेरिका भी इसी डिप्लोमेसी को चल रहा है। एक ऐलान हुआ है इजराइल और लेबनान में सीज फायर अगले 45 दिन के लिए हो सकता है, इसकी भी बात होगी। तो जब विश्व में इस तरीके की बातें हो रही और विश्व इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा, तो डिप्लोमेसी एक अपना अस्तित्व में आ रहा। मेरा मानना है कि ये सीज फायर आगे चलेगा और युद्ध की तैयारियां होंगी, लेकिन युद्ध में पहला कदम ईरान नहीं उठाएगा, ऐसा मेरा मानना। और अगर अमेरिका युद्ध उठाता है तो ज्यादा बेहतर ऐसा। लेकिन क्योंकि देखिए, हालांकि बड़ी दिलचस्प बात है कि हम सरप्राइज अटैक की बात करें, एक ऐसा सरप्राइज अटैक जिसकी शायद खबर पूरी दुनिया को है, ईरान को भी है, इजराइल और अमेरिका को भी है कि यहाँ सरप्राइज अटैक की बड़ी तैयारी है। मैं मालिक सर और इमरान जी का रुख करूं, लेकिन धीरज जी शायद आप कुछ कह रहे थे, प्लीज 20 सेकंड शॉर्ट रिएक्शन। जस्ट 60 सेकंड दीजिए। मैं क्विकली एक पॉइंट बताना चाह रहा था। जो सेमीकंडक्टर चिप्स की बात हम कर रहे हैं, चाइना का जो सेकंड पॉइंट था, वो एडवांस चिप हमसे बैकवेल की चाहते हैं, जो हम बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन चाइना को वो क्यों जरूरत है? आज चाइना की उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई रेस के अंदर चाइना हमसे ऑलमोस्ट क्लोज आना चाहता है। रोबोटिक्स में पास आ चुका है। 600 मिलियन यूजर्स हैं एआई के। आई रिपीट माई सेल्फ, 600 मिलियन यूजर्स ऑफ एआई इन चाइना, अनप्रेसिडेंटेड। और एक और पॉइंट बताना चाहूंगा ताइवान के पक्ष में क्विकली, कि ताइवान के सेनेट ने अभी रिसेंटली $25 बिलियन का
पैकेज अप्रूव किया है यूएस डिफेंस इक्विपमेंट को बाय करने के लिए। ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज शायद $75 बिलियन का हो सकता है। तो ताइवान इज गोइंग फुल थ्रॉटल टू डिफेंसिफाई इटसेल्फ, और यूएस उसके साथ कमिटेड है। ये तो चाइना को रोकना इस टाइम बहुत जरूरी है मैम, चाइना को रोकना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो वही बात हो गई जो दर्शाने की एक तरह से कोशिश जरूर की जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अभी हम उसके फेवर में नहीं, जी 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 शरदेंदु जी, कि हम के भाई अभी हम उसके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज एक तरह से चल रही है। जोड़ेंगे तो युद्ध की स्थिति और इस तरीके की जो मदद है उस पे आज की डेट में हॉट लगा दिया है। ये कॉज ऑफ कंसर्न है। यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में तमाम क्वेश्चन मार्क उठते हैं। फिलीपींस का क्या होगा, इंडोनेशिया का क्या होगा, जापान, नॉर्थ साउथ कोरिया, ये सारे के सारे सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है। और अमेरिका ताइवान जैसे देश को अगर नहीं डिफेंड कर सकता तो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का क्या हाल होने जा रहा है, तमाम मिलिट्री बेसिस का क्या होगा, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं आ रही हूँ, मैं एक बार मैं मलिक सर का रुक कर रही हूँ। अच्छा मलिक सर, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अगर हम देख रहे हैं जिस तरह के हालात, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं तो बातचीत का तरीका बदल जाता है। दावा ये किया जा रहा था कि अमेरिका चाह रहा था कि वो शायद चाइना को मनाए और ईरान की जो स्थिति है उसको कंट्रोल करे, लेकिन फिलहाल उस स्थिति की तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव होप्स या पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर नहीं आए, वो फ्रूटफुल नहीं रहा। क्या यही एक वजह है कि उसके बाद में ईरान का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप है? दूसरी तरफ हम देखते हैं साइबर अटैक, तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो स्लीपर सेल्स हैं आप उनको एक तरह से हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है आईआरजीसी या ईरान, अमेरिका और इजराइल के लिए। जी नैना जी, ये जो विजिट हुई है चाइना की, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की, देखिए हम सबको मालूम है, सभी वक्ताओं ने बोला कि इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरा भी ऐसी मानना है कि लेकिन वो गए थे किसी स्पेसिफिक एम से, शायद चाइना से कुछ कमिटमेंट लेने के लिए। स्पेशली उनमें से सर्टेनली एक हॉर्मुज जरूर था। ताइवान का मुद्दा जो है वो चाइना ने आगे इसलिए बढ़ाया कि ताकि अमेरिका उस पर प्रेशर न डाल सके, और उससे पहले के फायर के उन्होंने अपनी रेड लाइंस पहले ही क्लियर कर दी इनको। अभी अमेरिका के लिए जो स्थिति सामने है वो ये है कि वो चाहता है कि ईरान को किसी भी तरह से कोई भी इकोनॉमी की ऑक्सीजन उसको ना दी जाए, और ये ऑक्सीजन तभी मिल सकती है जब चाइना थोड़ा सा दूर रहे। क्योंकि जैसे जैसे शुरू में जब उन्होंने ब्लॉकेड लगाया था तो अमेरिका के खिलाफ चाइना का एक सख्त रुख सामने आया था। इस रुख तो देखते हुए ये भी एक चांसेस बढ़ गए थे कि क्या ये एक दूसरा टसल शुरू हो जाएगा, एक दूसरा कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बात जो जियोपॉलिटिक्स के लोग हैं इस बात को समझते हैं कि चाइना मिलिट्री एंगेजमेंट में नहीं उलझेगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली चाइना का एम है मिलिट्री सुपर पावर से आगे जाकर, चूंकि वो तो है, लेकिन उससे ज्यादा इकोनॉमिक सुपर पावर बनना। और इसमें कोई शक नहीं कि जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, चाइना इकोनॉमी में भी अमेरिका के पास बहुत जल्दी पहुंचने की पूरी काबिलियत रखता है। ताइवान का जो केस, जो कौल साहब ने जो एक्सप्लेन किया, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया, ये बात बिल्कुल सही है। अमेरिका की एक तरह से सपनों में ये आता है कि अगर चाइना ने पूरा उसके ऊपर कब्जा कर लिया तो एक तरह से ये भी एक ब्लॉकेड हो जाएगा, जो कि आज के ब्लॉकेड का काउंटर ब्लॉकेड ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा जबरदस्त ब्लॉकेड हो जाएगा। क्योंकि पूरी की पूरी डिपेंडेंसी आज की डेट में जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसकी सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ मेटल्स, इनका तो रोल आज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इनका कोई सब्स्टिट्यूट भी फिलहाल हाजिर नजर नहीं आता है। और अमेरिका के हालत को देखते हुए, जैसे कि आपसे पहले भी बातचीत होती रही है, ये जो सीज फायर हुआ है इसमें दोनों पक्षों ने बढ़ चढ़कर अपनी तैयारी की हो गई, ऐसा मिलिट्री विशेषज्ञों का मानना है। और इसमें कोई भी देश होगा, कोई भी ऐसी अवस्था में जबकि ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं हुआ है, अपनी तैयारी को कम नहीं रखेगा। और आपने कहा है कि साइबर अटैक एक्सपेक्टेड है, और यह भी एक्सपेक्टेड है कि अमेरिका की तरफ से जो साइबर जो अटैक्स आएंगे वो ईरान के ऊपर आएंगे। लेकिन हमें दुर्भाग्य से ईरान के अंदर का कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है वहां पे, जिससे कि हम उसमें कुछ कैलकुलेशन निकाल सके। साइबर अटैक भी आएंगे, फिजिकल अटैक भी आएंगे, लेकिन जो अमेरिका का एक तरह से फुट ऑन द ग्राउंड की बात है वो मुझे फिलहाल अभी देखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि इसमें अगर अमेरिका फंस जाता है तो उसके खिलाफ देखिए चीन की पूरी मदद ईरान को है। ईरान के जो बड़े हुए हौसले हैं वो निश्चित रूप से चीन का साफ साफ उसको सपोर्ट दिखता है, और ये अमेरिका भी बात जानता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका को गलत फहमी है। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि चाइना, जो अमेरिका प्रेसिडेंट वहां पे गए हैं, वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके गए थे। देखिए वो डेलीगेशन लेके गए और वो एक बहुत बड़ी टीम लेके गए। मुझे लगता है कि ये सब एक तरह से सामने एक आईवाश था, और उससे पीछे ठीक है कुछ मकसद उनके हो सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा मकसद उनका था कि वो चाइना से
कुछ कमिटमेंट लेने गए थे, और ये बात में आने में थोड़ा वक्त लगेगा कि उन कमिटमेंट पे कितना वो सफल हुए। लेकिन जो अभी ऑप्टिक्स आ रहे हैं उनसे साफ साफ नजर आता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। चाहे आप उनके कुछ कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए या उनके हाव भाव देख लीजिए, उनकी भाषा देख लीजिए, तो खैर इन सबसे अंदाजा और कयास लगाए जा सकते हैं। पर मुझे भी ये लगता है कि वो एक वहां से निराश होकर आए हैं और चाइना ने ऐसा कोई भी कमिट उनको नहीं किया है। और ईरान की जो बढ़ी हुई एक तरह से भाषा है, उनका एस्केलेशन है भाषा शब्दों में, ये उसी का नतीजा है कि क्योंकि जैसे ही वहां से ट्रंप साहब निकले होंगे, पूरा पूरा चाइनीज एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने ईरानी एस्टेब्लिशमेंट को कन्वे कर दिया होगा हुआ क्या है। और यही बात है कि उनका पूरा सॉफ्टवेयर का एक तरह से सपोर्ट, हार्डवेयर का सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, वेपनरी सपोर्ट चाइना से उनको पूरा मिल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। यही कारण है कि ईरान के साथ, अपने एसेट के साथ उनको रिवैम्प करने के अलावा, रीऑर्ग करने के अलावा, जो चाइनीज पीछे से उनको सपोर्ट मिल रहा है, इसके आधार पर वो उनकी मेरे ख्याल से हिम्मत भी ये बढ़ी हुई है कि हम देख लेंगे। रही बात चाइना के, ईरान के ट्रंप साहब के लिए $50 मिलियन या यूरोज का इनाम घोषित करने की, देखिए 27 फरवरी से पहले भी उन्होंने कहा था कि हम उनके ट्रंप साहब के ऊपर एक उनके डेथ के लिए, उनकी किलिंग के लिए उनको उन्होंने इनाम घोषित किया था, या उन्होंने ये कहा था। स्लीपर सेल का होना कोई अतिशयोक्ति बात नहीं है, ये हर सोसाइटी में अवेलेबल है। लेकिन उनके सिंपैथाइजर, ईरान के सिंपैथाइजर वहां भी अवेलेबल है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जो प्रदर्शन हुए उनमें भी वो शामिल लोग हैं और इससे ये बात साफ साफ सिद्ध भी होती है। तो कुल मिलाकर आज की स्थिति थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको क्लैरिफाई होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। और सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि जिन स्लीपर सेल्स की हम बात करते हैं वो हर जगह है, खासतौर से मिडिल ईस्ट में उन्हें प्रॉक्सी कहा जाता है, और खासतौर से अगर यूएस के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जिसमें एक व्यक्ति का नाम आया था कमालुद्दीन नबीजादा, कहा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा फाइनेंस किया करता है खासतौर से ऐसे तमाम आईआरजीसी के स्लीपर सेल्स को या ईरान के स्लीपर सेल्स को, और नबीजादा के संपर्क में अमेरिका में मौजूद उसके परिवार और कई ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली बड़े एक्टिव हैं। इमरान खोकर जी, अब आईआरजीसी की ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पर ही, इसके आधार पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, चाइना की विजिट कहा जा रहा है ईरान के लिहाज से अमेरिका के फेवर में नहीं गई, क्योंकि जो तमाम बड़ी अपडेट्स है, अभी तो एक और लिस्ट भी, हिट लिस्ट तैयार की है ईरान ने, और कहा जा रहा है कि उसमें अरबों का एक तरह से इनाम, डोनाल्ड ट्रंप भी उस हिट लिस्ट में है, वो एक तरह से इसी इसका ही एक हिस्सा है। आखिर ये किस तरह की रणनीति है? शनिवार को कुछ बड़ा होने वाला है क्या आगे? सबसे पहले तो आप सभी एलीट पैनलिस्ट को आदाब अर्ज और जय हिंद आप सभी को। देखिए, मैं आपको एक बहुत साफ शब्दों में बताऊं कि ये प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक्स है, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। पहले तो हम बात करते हैं अमेरिका की। हमारे एक लोकल लैंग्वेज के अंदर एक कहावत कही जाती है कि आधी रोटी में दाल लेना। उसका मतलब ये होता है कि एक छोटी सी रोटी है, उसमें अगर आप दाल रख के खाएंगे तो दाल इधर गिरने का डर होगा, इधर गिरने का डर होगा। कायदे से उसको ये कहा जाता है कि दूसरों के फड्डों में हमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। इजराइल ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही थी, चाहे वो बाउंड्रीज की तो कोई टेंशन नहीं थी, आपको जो लेकर के न्यूक्लियर पावर को लेकर एक टेंशन चल रही थी, आप बेवजह अपने जगह से आए, आकर आपने एक बेवजह की जंग शुरू कर दी। जंग शुरू करने के बाद आपने तमाम टैक्टिक्स जो अपना सकते थे ईरान के अगेंस्ट, वो आपने अपना ली। तमाम मामलों में आप फेल हो गए। जब आपने सारी चीजें फेल हो गए तो अपनी आप से, अपनी जानिब से आपने खुद कह दिया सीज फायर। सीज फायर पे ईरान ने कहा कि चलिए सीज फायर तो सीज फायर। इसके बावजूद भी आपने कहा नहीं साहब, हम तो एक इंटरनेशनल वाटर में ब्लॉकेड लगा के बैठेंगे। ये सारी बातें सीखने के बाद जब आपके पास अब कुछ नहीं बचा, आप ये कह रहे थे कि ब्लिट टू डेथ होगा ये ब्लॉकेड। मैं पिछले कई टर्म में हमारे एलीट पैनलिस्ट के साथ में यहाँ बैठता आया हूं, जो कई बड़े बड़े जियोपॉलिटिक्स के बड़े बड़े जानकार रहे, या जो डिप्लोमेसी के बहुत, जिनको 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो बार बार ये कह रहे थे कि ये जो ब्लॉकेड है ये एक मास्टर स्ट्रोक है, ये जो ब्लॉकेड है ये ब्लिट टू डेथ होगा, ये मार्केट, ये जो ब्लॉकेड है वो ईरान को इंटरनली पूरी तरीके से तोड़ देगा, ईरान का ऑयल नहीं बाहर जा पाएगा, ईरान के साथ ऐसा होगा। सब कुछ खत्म होने के बाद जब आपको यह एहसास हुआ कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस जगह जाना पड़ेगा कि जहां से ईरान पूरी तरीके से बैकअप पा रहा है। पूरी दुनिया जानती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। ईरान के सबसे 2 बड़े बैकअप से रशिया और चाइना। रशिया आप गए नहीं, चाइना आप चले गए। चाइना आपने जाकर शिकायत की कि आपका जो मेन, आपने जिनको फ्रंट पे खड़ा किया हुआ है उसको आप समझाइए, या उनको आप हथियार ना दीजिए, या जो हमारे कौल साहब ने और हमारे आदरणीय एलीट पैनलिस्ट ने बताया कि सेमीकंडक्टर चिप्स मान लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स मान लीजिए,
आप कह लीजिए कि मिसाइल्स के इंटीग्रल पार्ट्स मान लीजिए, जो आपको मानना है मान लीजिए, वो सारी चीजें आप इनको ब्लॉक करके रखिए। देखिए, डोमिनेंस खत्म हो चुकी है यूएस की वर्ल्ड पावर के अंदर से। एक देश था जिससे पूरी दुनिया डरा करती थी, वो खड़ा होकर टेरिफ के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था 8 दिन तक। अमेरिका की साख पर तो बड़ा सवाल एक तरह से खड़ा हो गया, लेकिन ईरान को क्लीन चिट नहीं दे सकते ना। बार बार ये ईरान ने कहा कि भाई हमारे पास में पूरा अधिकार है। अब वो कह रहे हैं कि एक तरफ ये दावा करें कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ भाई हमने इतना संवर्धन कर लिया, एनरिच्ड यूरेनियम हमारे पास में है। अगर आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है तो उसके लिए आपको 3 से 3.5% हिस्सा काफी है ना। उसके लिए 60%, 90% जाने की आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ती है? देखिए नैना जी, बहुत सीधी सी बात है। जब मेरे पड़ोस में जो थ्रेट होगा, अगर उसके पास न्यूक्लियर पावर है तो मेरे पास भी होना चाहिए। या तो इजराइल से कहिए कि वो एनपीटी साइन करे, सीटीपीटी साइन करे, और अपने न्यूक्लियर पावर तमाम तर है वो जमा करा दे आईएईए के पास में। हम नहीं करेंगे एनरिच्ड यूरेनियम आगे। जब दुनिया के 8-10 देशों के पास न्यूक्लियर पावर है और उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया सिवाय अमेरिका को छोड़ के, सब लोग अपने सिविलियन पावर के लिए सिविलियन वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, तो अगर ईरान भी बना लेगा तो वो भी अपने सिविलियंस के यूज करेगा। अब रही बात ईरान का, बार बार एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है कि डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल। तो देखिए, जिन पड़ोसियों में विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, वहां पर इस तरह के नारेबाजियां, स्लोगन्स रहे जाते हैं। हमारे पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते नहीं है। हमारे पैनलिस्ट या हमारे जो नेता हैं वो उसके बारे में बोलते हैं, वहां के जो नेता है वो हमारे बारे में बोलते हैं। ये सर पे कुल मिलाकर लेकिन बातचीत सिर्फ बातचीत तक हो तो ठीक है ना, गोली बन जाती है। अच्छा मालिक जी, शायद आपकी बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे थे, अब जल्दी शॉर्ट रिएक्शन ले लेती हूँ जी। नैना जी, मैं इस बात पे थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, चाइना के लिए ईरान का न्यूक्लियर संपन्न होना फायदेमंद है। शायद चाइना चाहता है, क्योंकि देखिए उसने अपने पड़ोस में एक न्यूक्लियर पावर को एक तरह से चोरी छुपे एम्पावर किया, यानी नॉर्थ कोरिया। दूसरी तरफ उसने एक ऐसा न्यूसेंस क्रिएट किया पाकिस्तान, और इन दोनों से ये निष्कर्ष निकलता है कि देखिए, चाइना को डायरेक्ट फोर फ्रंट पे आने की जरूरत नहीं है। जब कभी जरूरत पड़ेगी, इधर से पाकिस्तान, उधर से नॉर्थ कोरिया। देखिए नॉर्थ कोरिया, देखिए ना, अमेरिका को डायरेक्ट धमकी देता रहता है। किस दम पे? क्योंकि उसके पास मिसाइल्स का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कराया गया है, और इतनी मदद उसको न्यूक्लियर में भी दी गई है कि वो एक तरह से बफर का काम कर रहे हैं चाइना के लिए न्यूक्लियर एस्पेक्ट पर। और ये बात बिल्कुल सही है, ईरान बनाना चाहता है। और बार बार बात आती है जी, वहां के खुमैनी साहब तो एक फतवा जारी कर चुके हैं, या तो उनके फतवे का मतलब नहीं है कुछ, या वो फतवा अपने आप में फर्ज था। कारण ये है कि मैं, जहां तक मुझे याद है, कि अगर आपके सुप्रीम लीडर कोई फतवा देते हैं, उसको ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है। तो जब उन्होंने फतवा दिया था तो आगे क्यों बढ़ा ईरान? 60%, 70% तक क्यों गया? दूसरी बात, अगर उनके इस बात का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि ये अपने आप में एक तरह से दुनिया की आंखों में धोखा देने की कोशिश थी। 2015 में जब एक न्यूक्लियर एक तरह से समझौता हुआ था यूएस के साथ, उसमें ईरान ने ये चालाकी से एक कंडीशन डलवाई थी कि आप जब भी, यानी आईएईए के जो भी रिप्रेजेंटेटिव साइंटिस्ट आएंगे, दे विल गिव सर 22 डेज। ये क्लॉज देखा जाए वैसे दिखने में कुछ नहीं है, इसको हर कोई इससे पढ़ेगा भी नहीं, लेकिन ये इतना जरूर लीवरेज देता है कि जब वो लोग आए, आपके पास जो भी एसेट है, यू हैव कुशन टाइम टू हाइड देम, रीलोकेट देम। आज भी मुझे लगता है, मेरा अपना असेसमेंट है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि ईरान के पास एक अच्छा, बहुत ही ज्यादा 60% से भी ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है, जो उसने रीलोकेट किया है, और आज भी जिसको ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, ऐसी जगह पर जहां पर एक देश इतनी मेहनत के साथ अपने एसेट्स को क्रिएट करता है, 60% तो पूरी दुनिया जान रही है, इस यूरेनियम को उसने कहीं पर अपने को। लेकिन सर बात ये कि उसकी नियत पर सवाल खड़े होने लगे ना। अगर उसका सही रूप में यूटिलाइजेशन होता तो बात कुछ और होती। अच्छा सहाय सर, अभी तो मौका अच्छा है, अगर ईरान के ऊपर, अभी तो ईरान के साथ में सिंपैथी है, पहले उसके ऊपर बड़े आरोप लगते रहे, अभी पूरी दुनिया की सिंपैथी है कि हाँ उसके ऊपर बड़ा हमला हुआ, नेता जो है मारे गए, वहां की रिजीम चेंज को लेकर। क्या इमेज, डेंटेड इमेज को ठीक करने का अच्छा अवसर है क्या, या फिर ये धमकियों के माध्यम से, प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से अभी भी मौका गंवाता जा रहा है ईरान? देखिए नैना जी, ईरान की इमेज की अगर आप बात करेंगे ना, तो इमेज ईरान की अच्छी नहीं हुई है। इमेज जो बन रही है वो इसलिए कि सभी देश अपने व्यापारिक समझौते के लिए, व्यापारिक फायदे के लिए
ईरान से अच्छा रिश्ता रख रहे हैं। ईरान की इमेज इस पूरे वार में काफी खराब हुई है, उसके पहले से खराब है, और उसका कारण है सिर्फ हमास, हिजबुल्लाह और हूती, है ना। और ये जो न्यूक्लियर संवर्धन जो इन्होंने रूल ब्रेक करके 60% तक ले गए, चोरी छुपे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे कहने में। और इन सब चीजों के बीच में जो आप संभावना बता रही है ना, जैसे ट्रंप काफी अभी बैकफुट पे हैं, ईरान काफी अभी एग्रेसिव पोस्चर दिखा रहा है ट्रंप के विजिट के बाद से। हम इसमें पूरे डिस्कशन में एक बात को भूल जा रहे हैं, इजराइल को। इजराइल कभी भी नहीं इस मौके को, अमेरिका के यहां से निकलने के पहले इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान को इस हालत में छोड़ा जाए कि वो न्यूक्लियर बम आने वाले कुछ महीने के अंदर बना ले, और उसके जो मिसाइल्स के जितने खतरनाक जखीरे और ड्रोन्स हैं, और यही मौका है, उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करेगा और उस जखीरे को कम करेगा। नहीं तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े तबाही के रूप में आ जाएगा। ये मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को भी इसका आगाह हो गया है। यूएई का आपने देख लिया कैसे में टूट तलग हो गया। सऊदी अरेबिया भी इस पर काफी विचार कर रहा है, उसने भी स्टेटमेंट दिया कि हाँ मैं भी आक्रमण। तो अभी देखिए रीअलाइनमेंट थोड़े थोड़े बदलेंगे धीरे धीरे, लेकिन जी हाँ, तो ईरान, अभी हम इजराइल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, हो सकता है अमेरिका सीधे रूप में आगे ना आकर के इजराइल को आगे आकर के अगला सर शायद उसकी तस्वीर भी नजर आ रही है सर, कैसे? क्योंकि अभी देखिए ना, अभी हमने देखा वॉशिंगटन में इजराइल और लेबनान के जो प्रतिनिधि बैठे, 45 दिनों का सीज फायर आगे बढ़ा, लेकिन इसके बावजूद पिछले, अभी मैं खबर देख रही थी, 48 घंटों में इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से, चाहे बात गाजा हो या फिर लेबनान में, बड़े हमले किए जा रहे हैं। तो एक तरह से वो भी क्लीन चिट देने जैसी बात हो जाती है कि शरदेंदु जी, यही तो डबल स्टैंडर्ड का आरोप अब अमेरिका पर भी लग रहा है, और शायद वो भी बखूबी जान रहे कि भाई पूरी दुनिया में भी डेंट हो रही है स्थिति। नैना जी, मैं तो बहुत सारे आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके जो पैनलिस्ट हैं, उनके मतों से मैं बिल्कुल भिन्न मत रखता हूं। देखिए, ईरान को कोई डेंट नहीं लगा है। ईरान की जो है रेपुटेशन बल्कि बढ़ी है। अमेरिका को डेंट लगा, जो जिसको डेंट लगा उसकी बात करिए ना, जिसका इतनी बड़ी हेजेमनी, इतना बड़ा यूनिपोलर वर्ल्ड में बोलना, तूती बोलती थी, चाइना में मुंह के खा के आए। ईरान के लिए आपने बड़े बड़े दावे किए, क्या आपने अचीव किया? आपके मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर दिया गया। ईरान को अगर आप खत्म करने की कोशिश करते हैं तो मिडिल ईस्ट का क्या होगा? आपको पूरा ग्लोबल सिचुएशन को समझना पड़ेगा। सिर्फ वन साइडेड तरीके से अगर चीजों को एनालाइज करेंगे तो आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे। देखिए, ईरान आज की डेट में डेस्परेशन लेवल पे है। आपने 28 तारीख को बहुत डैमेज किया, उनकी लीडरशिप एलिमिनेट कर दी, आईआरजीसी का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया, 31 के 31 स्टेट में डिस्ट्रक्शन कर दिया। अब जो आप किसी स्टेट को इतने कॉर्नर पे ले जाओगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। वहां का डेस्परेशन लेवल, 2.5, 4, 5 लाख लोग सड़कों पे आए हैं, और जिस तरीके से एकजुटता दिखाई है, वो प्रोटेस्टर कहाँ गए? और आज की डेट में जितने भी मिडिल ईस्ट के छोटे बड़े कंट्री जो अमेरिका के बेसिस हैं, सारे के सारे टारगेट पे हैं। यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान, ये सारे के सारे टारगेट होंगे। अगर ईरान को क्षति हुई तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो तबाह हो गई, वहां से वर्ल्ड की इकोनॉमी अफेक्टेड हो रही है। मरता क्या ना करता है, वो इन सारे देशों को भी अपने लपेटे में ले जाके वहां डिस्ट्रक्शन करेगा, सारी ऑयल रिफाइनरी को वहां टारगेट करेंगे। ये देखिए, जब मिलिट्री प्लानिंग होती है ना, जब आप वॉर गेमिंग करते हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी जगह पे स्ट्राइक करेंगे जहां वीकनेस है, और अमेरिका की वीकनेस है, सारे के सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो कि स्ट्राइकिंग रेंज में है ईरान के। इस वजह से अमेरिका चुप बैठा हुआ। अमेरिका इसलिए नहीं स्ट्राइक कर रहा है कि वो बहुत बड़ा मानवतावादी है या उसको पीस लविंग है। उसको पता है कि इसके रिपरकशन क्या होने जा रहे हैं। अगर आपने ईरान पे इस तरीके के हमले किए तो क्या होगा यूएई का, क्या होगा बहरीन का, कहां जाएगी एनर्जी? आपने तो अपने रिसोर्सेज बना रखे हैं, और जब चाइना के एनर्जी में संकट आएगा तो क्यों एकजुटता होगी और जगह स्टेटमेंट कि वो तो रेडी है अपना न्यूक्लियर वेपन ईरान के साथ शेयर करने के लिए। डिस्ट्रक्शन होने जा रहा है, और अमेरिका में तो इस बात पे भी डिबेट चल रहा है कि किस तरीके से न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाए, क्योंकि मिलिट्री ऑप्शन आपके जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं रिजल्ट देने के लिए तैयार नहीं है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा उनसे। तो क्या जो लॉरी जॉनसन का आपका स्टेटमेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने भी इसका खुलासा किया कि इसमें भी ऑप्शन है, जिसके लिए कि आपका सेंटकॉम नहीं तैयार हो रहा, आपके मिलिट्री जनरल्स नहीं तैयार हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। और ईरान तो बड़ी इच्छा है ना, डोनाल्ड ट्रंप के कई तो ऐसी स्टोरीज भी सामने आती रही, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आती रही जिनमें ये बड़े दावे किए जाते रहे हैं, और ये भी दावा किया जाता रहा है कि उनकी पर्सनल इच्छा रही है खासतौर से इस बार फुल एंड फाइनल वाली परिस्थितियों में एक तरह से आ जाए। मैं शरदेंदु जी आ रही हूँ, लेकिन एक बार धीरज कॉल, आप पहले भी बात बता रहे थे, ये फुल एंड फाइनल वाली सिचुएशन है क्या? फुल एंड फाइनल वाले हम फेज में जा रहे हैं क्या? क्या अमेरिका की ये तैयारी है क्या, जो अभी यहीं पे शरदेंदु जी इजराइल
इसराइल को लेकर भी बड़ी बात कह रहे थे, क्या उसको नजरअंदाज करने की एक तरह से कोशिश की जा रही है? मैं क्विकली एक बात, आपने मुझसे पहले सवाल पूछा था, आई एम हाँ, सॉरी मैं please. उसे क्लियरली आंसर नहीं किया। आपने मेरे पे अटैक की बात की थी कि जो गैस स्टेशन पे अटैक हो रहा है वो एक बहुत ही माइल्ड स्पैमवेयर था, और उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टैंक गॉज सिस्टम। जब आप गैस फिल करते हैं तो वो दिखाता है कितना भर गया, कितना टैंक है, कितना क्या है, तो उसके नंबर्स को वो सॉफ्टवेयर ने मर्ज कर दिया, तो दिख उससे नहीं रहा था। impact लेकिन क्या कोई पड़ा? उससे परमानेंट प्रभाव क्या हाँ, पड़ा? मैं वही बता रहा हूँ। उससे ये हुआ कि अगर आप 10 गैलन भर रही हैं तो 5 दिखा रहा है, आप 5 भर रही हैं तो 40 दिखा रहा है, और आपका टैंक ही 10 का है, तो लोग कंफ्यूजन में क्रिएट हो गया, और चार्जिंग लोगों की ज्यादा नहीं हुई, कोई टूटा नहीं। ये मैं आपको क्लैरिफिकेशन इसलिए देना चाह रहा हूँ कि जितने भी नॉन पासवर्ड प्रोटेक्टेड इंटरनेट एक्सेसेस हैं उसको टारगेट किया गया। अच्छा, वो मैं बताऊं 12वीं का धीरज जी, शायद ये पहला मौका नहीं होगा, नहीं इसीलिए ये इसी चीज से रिलेटेड शायद पहला मौका नहीं। ईरान ने इसके पहले भी कई बार साइबर अटैक किए हैं शायद, लेकिन वो भी इम्पैक्टफुल नहीं रहे। तो आपको शायद आईआईटी भी ना जाना पड़े, दिल्ली कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में 4 बच्चों को बिठाइए, वो कल अटैक कर दे। नॉन पासवर्ड प्रोटेक्टेड, मैं आपका अभी ये बंद कर सकता, मतलब बेसिकली आई वर्क इन एआई वर्ल्ड, ये बहुत छोटी सी चीज है। सो लेट्स मूव ऑन। आप जो मुझसे सवाल पूछ रही थी, मैं नैना जी, आई रिस्पेक्ट योर चैनल अ लॉट, मैं आपको एनकरेज करूंगा, आप ये जो ऑयल की अभी लड़ाई हो रही है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट अंडरग्राउंड, जो अभी लोगों को नहीं दिख रहा, कोई चैनल इस पे बात नहीं कर रहा, वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर वॉरफेयर। ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, और अगर ऐसा कुछ हुआ, इट विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। मुझे पर्सनली इसकी बहुत चिंता है, लोग इसको सेंस नहीं कर पा रहे। और चाइना के जो तेवर हैं, देखिए चाइना और ट्रंप में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रंप इज नॉट अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। ट्रंप वो बात बोलते हैं जो उनके दिमाग में अभी एंटर हुई है, किसी सोच जो थॉट होता है ना, थॉट को बोल देते हैं। इज नॉट, इसीलिए वो बहुत प्रॉब्लम में आते हैं पॉलिटिकल स्फेयर्स में। जी जिनपिंग वो बात बताएगा जो 10 साल पहले वो कर चुका है, वो पब्लिक में बताते हैं चाइनीज के लोग। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जमीन आसमान का फर्क है। तो इस मीटिंग में क्या क्या हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन शायद हमें कुछ दिनों के बाद समझ आएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑर्डर्स हम चाइना से लेने गए थे, उसमें जो मुझे अभी तक समझ आ रहा है वो 200 बोइंग, अभी तक थोड़े से सेमीकंडक्टर चिप्स के ऑर्डर्स, जो एनीवे दे वर बेगिंग फॉर इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हमें जो चाइना मांग रहा है, हम उसको थोड़ा लो ग्रेड के सेमीकंडक्टर चिप्स शायद एग्री होंगे। इसीलिए आपने हमारे एनवीडिया के सीईओ को उधर देखा। जो ऑटोनोमस ड्राइविंग है, मैं आपका थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट सीइंग दिस। दुनिया ये लड़ाई झगड़े इस समय के लिए है ही नहीं। एफएसडी मतलब फुल सेल्फ ड्राइविंग। नैना जी, अगर आप टेस्ला में कभी बैठेंगी, आपको नोएडा से गाजियाबाद सोते हुए आप जा सकती हैं। तो एफएसडी का जो मोस्ट एडवांस सॉफ्टवेयर है वो टेस्ला का है। उसकी कुछ ट्वीक्स हैं जो चाइना के पास इस टाइम एक्सेस में है। आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस ओपनली। लेकिन चाइना बिकॉज ऑफ प्राइवेसी लॉज उसको ला नहीं पा रहा, और वो चाह रहा है कि अमेरिका वेवर दे। यही तो एक बड़ा ट्रेड वॉर का एक बहुत बड़ा बैरियर है। ट्रेड वॉर का एक बहुत बड़ा बैरियर है। अब वक्त बहुत कम है, मैं एक लास्ट रिएक्शन शायद आप ही की इस बात पे, धीरज जी कुछ इमरान खोकर कुछ कह रहे थे आपकी इस बात पे, जी एक शॉर्ट रिएक्शन। मैं बहुत शॉर्ट रिएक्शन दूंगा डॉक्टर धीरज पोल साहब का। आपका यह कहना है कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस अ नेक्स्ट कैटास्ट्रोफ सेमीकंडक्टर वॉरफेयर। दुनिया अगर गाजा के मासूमों को मरते हुए देखकर एहसास कर लेती, दुनिया अगर लेबनान के मरते हुए लोगों को देखकर एहसास कर लेती, दुनिया अगर अफगानिस्तान के मरते हुए लोगों को देखकर एहसास कर लेती, तो ट्रंप जैसी और अमेरिकी की हेजिमनी जो खत्म की गई है वो आज हमारे सामने ना होती। आप चाहते हैं कि दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमी कोई लॉस ना हो, आप चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी वाले मामले में कोई लॉस ना हो, तो इजराइल आज भी गाजा के अंदर वो बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, आज भी लेबनान के अंदर बॉम्बार्डमेंट कर रहा है। कोई तो एक वक्त दुनिया का देश खड़ा होकर ये कहे कि आप गाजा के मासूम के बच्चों को आज भी क्यों तड़पा के मार रहे हैं, आज भी आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे क्यों अटैक कर रहे हैं, आज भी आप हॉस्पिटल्स को क्यों बॉम्ब कर रहे हैं। आपको अपना किया हुआ सारा दिखना है। एक्शन का रिएक्शन है क्या? ये एक्शन का रिएक्शन है क्या? साहिद जी 10 सेकंड्स फिर जी बस शॉर्ट रिएक्शन। आपने कहा शॉर्ट जी। बात करने का लहजा ही बताता है कि कौन आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है। और आप देखिए ईरान जो करता रहा है हमास और हिजबुल्लाह के द्वारा, वो कत्लेआम नहीं है, वो कत्लेआम नहीं है। और बदले में इजराइल मारे नहीं, चुपचाप बैठा रहे। यही बात है, वो एक्शन का रिएक्शन है। धीरज 10 सेकंड्स जी, आई एम ऑलरेडी ओवर जी।
ये क्लियरिफाई करना चाहूंगा, ट्रम्प इज नॉट अमेरिका। अमेरिका में लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट गाजा के खिलाफ किया था। नंबर 2, जब कश्मीरी पंडित का एक्सोडस उधर कश्मीर में हो रहा था तो ईरान के लीडर्स ने क्या स्टेटमेंट दी थी वो उठा लीजिए। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, लेकिन यही बात है कि ये एक्शन का रिएक्शन है। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।